स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स OH। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, वो कि है लाइट रिफ्लेक्शन। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे सबसे पहले मिरर फार्मूला इन स्फेरिकल मिरर्स एंड इट्स डेरिवेशन। तो आप सभी ने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है कि मिरर फार्मूला जो होता है वह होता है 1/f = 1/u + 1/v। और मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ मिरर जो है वह होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज़ इक्वल्स टू -v/u। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब एक्चुअली हम बात करने वाले हैं कि इसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिराइव दीज रिलेशंस, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में तो ये डेरिवेशन होते नहीं हैं। तो आप समझिएगा, हम यहाँ पर कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। जैसे अब देखिए, मैं फिर चाहूँगा कि आप 10th स्टैंडर्ड का जो काम है वो खुद करें। अगर लगता है तो आप 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस जो हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ सबसे पहले हमारे पास में एक स्फेरिकल मिरर मौजूद है, ठीक है। देयर इज़ अ स्फेरिकल मिरर एंड in this spherical mirror we have a principal axis as we always have. Then there is a pole, as you can see there is a pole, okay. And you know that focus and center of curvature, okay. You know that these two distances must be same, so this is focus and this is center of curvature. Now there is an object which is actually kept somewhere here, okay. It is kept somewhere here, है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा है। अब आप देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इससे जो लाइट रेज आ रही हैं, है ना, लाइट रेज विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये फोकस से होकर जाती है, क्लियर। इसके बाद में लाइट रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। मैं इसको यहाँ कहीं कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना। लाइट रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है, लाइट रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ, है ना। रिफ्लेक्शन के बाद में वो अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करता है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, ये जो है यहाँ पर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यह जो है एक इन्वर्टेड इमेज क्या करता है, देता है, ठीक है। अब देखिए ये जो केस है, अब इसको ज़रा समझें हम। इसको मैं नाम दे देता हूँ A B, ठीक है। और ये जो इमेज है इसको मैं नाम दे देता हूँ A' B', ये है A', और इधर हो जाएगा B', ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसे नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए ध्यान से, ये पॉइंट F है, हाँ, ये फोकस है जैसा मैंने आपको बताया था। अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। यहाँ पर मैं ये पॉइंट M मान लेता हूँ और यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। कई तरीके हैं, देखिए अलग अलग तरीके हैं डेरिवेशंस के। जैसे जो थ्योरम्स आप पढ़ते हैं उन थ्योरम्स के भी अलग अलग प्रूफ्स हुआ करते हैं, आपको पता है। तो उसी तर्ज पर आप यहाँ पर भी कई तरीके ढूंढ सकते हैं इन्हें डिराइव करने के। तो ये मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ। अब आप देखिए, इसको मैं MN नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और अब हम इसको डिराइव करने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम इस डेरिवेशन को डिराइव करने की कोशिश कर सकते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले आप ध्यान से समझिए कि ये जो है यहाँ पर एक
ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये ऐसे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, ए बी सी और सी बी डैश ए डैश। देखिए ये ऐसा है ए बी सी ए बी सी और सी बी डैश ए डैश, ठीक है ना, इस तरह से। अब आप देखें यहाँ ध्यान से कि ये जो है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री बराबर है ना। अब इतना हो गया। अब आप बात करते हैं, देखिए ये जो ट्रायंगल्स हैं दोनों, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। क्यों हैं? देखिए ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। और सिमिलर ट्रायंगल्स की खासियत ये होती है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है वो इक्वल होता है, वो सेम होता है। तो यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश जो होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश जो होगा वह इक्वल होना चाहिए किसके? सी बी अपॉन सी बी डैश के, सी बी अपॉन सी बी डैश के, है ना, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको इक्वल कर दिया, ये इक्वेशन 1 हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए, अब मैं दो और ट्रायंगल्स यहाँ देख रहा हूँ, देखिए एम एन एफ और एफ बी डैश ए डैश। सो ट्रायंगल एम एन एफ, ट्रायंगल एम एन एफ एंड ट्रायंगल एफ बी डैश ए डैश, एफ बी डैश ए डैश, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल में देख रहा हूँ यहाँ। इन दो ट्रायंगल्स में भी आप वही चीज़ बोल सकते हैं जो अभी हमने बात की थी, ये एंगल इक्वल है और ये 90 डिग्री है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगर ऐसा है तो एक बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जो होगा इनके रेशोज़ हम ले सकते हैं। ये हो जाएगा एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, and that should be equal to mn upon a dash b dash should be equal to pf upon fb dash, pf upon fb dash. This is equation 2. So now you have both the equations, equation 1 and equation 2. okay, अब आप इन दोनों को थोड़ा सा नहीं, अभी रहने दीजिए, इसको इक्वेशन 2 मत दीजिए। कारण मैं बताता हूँ कि क्यों मत दीजिए इसको इक्वेशन 2, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, रीज़न मैं बता दूँगा आपको, इसको मत दीजिए अभी आप एक और चीज़ देखिए कि ये जो एम एन है ये बिल्कुल अपोजिट है ए बी के। तो आप लिख सकते हैं एम एन इज़ इक्वल टू ए बी, एम एन इज़ इक्वल टू ए बी, एम एन जो है वह ए बी के इक्वल है। अगर ऐसा है कि एम एन जो है वह ए बी के इक्वल है तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ बी डैश, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब आप ध्यान से समझिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है दोनों क्या हैं? दोनों सेम है, इसका LHS दोनों का सेम है। अगर वो दोनों का LHS सेम है तो डेफिनेटली इनको हम इक्वेट कर देंगे, है ना, इक्वेट कर सकते हैं और कर देंगे। तो 1 और 2 से हम इक्वेट कर देते हैं। नाउ सी हियर mn is equals to ab as I told you, and these two equations we can actually equate. So let's equate them. अगर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा सी बी अपॉन सी बी डैश, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ बी डैश, ठीक है, पी एफ अपॉन एफ बी डैश। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको समझिएगा आप ज़रा थोड़ा सा। देखिए अच्छा, एक और बात, मैंने यहाँ पर
NF की जगह PF लिख दिया है, समझ रहे हैं आप। यहाँ मैंने NF लिखना चाहिए था, मैंने PF लिख दिया है। तो यहाँ अगर मैंने ऐसा किया है तो याद रखिए इसका मतलब है कि N इज़ वेरी क्लोज टू P, N इज़ वेरी क्लोज टू P, N जो है वह P के बहुत क्लोज है, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर है इतना। अब आप देखिए CB अपॉन CB डैश और PF अपॉन FB डैश, इसको ज़रा समझिएगा, है ना। CB अपॉन CB डैश, ठीक है, ये CB अपॉन CB डैश है। अब इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो इसके आगे हम एक काम कर सकते हैं। अब हम जो है ये इन शेप्स को हटा देता हूँ, इनकी अब आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ आपको समझना होगा कि CB को, अब देखिए सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होती हैं, सारी डिस्टेंसेस मेजर होती हैं पॉइंट P से। तो समझिए CB जो है वो होगा, CB को हम पॉइंट P के टर्म्स में कैसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं PB माइनस PC, PB माइनस PC, ठीक है। CB को डिवाइडेड बाय CB डैश, CB डैश को क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश, ठीक है। एंड दैट इज़ इक्वल टू, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं किसके, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं। अब देखिएगा CB डैश को हमने क्या लिखा, सॉरी ये गलत किया है हमने शायद, CB डैश है ना, हाँ सही है, PC माइनस PB डैश, सही है, CB डैश है। और PB माइनस PC जो है वो BC हो जाएगा या CB हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर है PF अपॉन FB डैश, FB डैश क्या है, FB डैश, ये है PB डैश माइनस PF, PB डैश माइनस PF, ठीक है, PB डैश माइनस PF। अब हम साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देते हैं। लेट्स अप्लाई साइन कन्वेंशन हियर। जब आप साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे आप ध्यान से समझिए, PB क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में आप लिख सकते हैं माइनस U। इसके बाद है PC, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, माइनस R। आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के केस में ये सारी क्वांटिटीज़ नेगेटिव होती हैं, इस तरफ जितनी भी क्वांटिटीज़ ली जाती हैं वो नेगेटिव होती हैं। PB डैश जो है वह होगा माइनस V। इस तरह से आप ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं ये लिख सकते हैं। अब और कुछ तो नहीं बच रहा है यहाँ। अब हम एक काम कर सकते हैं, हम इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक और रिलेशन आपको पता होना चाहिए जो मैं अभी डिस्कस कर लूँगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, पर पहले हम इन साइन कन्वेंशंस को इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं जो ऊपर हमने लिखी हुई है, ठीक है ना। इस इक्वेशन में हम इसे रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस इक्वेशन में इसको रख देते हैं तो क्या होता है, ध्यान से समझिए। PB के प्लेस पे माइनस U रखा है, ये हो जाएगा माइनस U। PC के प्लेस पर माइनस R है तो ये माइनस माइनस प्लस R हो जाएगा, डिवाइडेड बाय PC के प्लेस पे माइनस R है, ये माइनस R हो जाएगा। PB डैश जो है वह माइनस V है तो ये माइनस माइनस प्लस V हो जाएगा, इज़ इक्वल टू PF। अच्छा PF हमने लिखा नहीं, PF फोकल लेंथ है और आपको पता है फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो माइनस F होगी। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है ना, तो माइनस F होगी। अब यहाँ रख दीजिए आप, ये हो जाएगा माइनस F डिवाइडेड बाय PB डैश यानी कि माइनस V माइनस PF यानी कि माइनस F, तो माइनस माइनस प्लस F, ठीक है। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे आप, अब इसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। देखिए माइनस U और माइनस V का मल्टीप्लाई होगा तो ये UV हो जाएगा। F का मल्टीप्लाई R में करेंगे तो ये आ जाएगा FR। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस FR।
वी का मल्टीप्लाई एफ में करेंगे आ जाएगा माइनस वी एफ, है ना। हमने शायद यहाँ पर एक ही टर्म का किया, देखिए यू का वी में कर दिया और एफ का आर में कर दिया, ये रह गया माइनस वी आर, इसका इसमें करना पड़ेगा माइनस वी आर, और एफ का यू में नहीं किया है माइनस यू एफ, ये हमें इतना करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब आप, है ना, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए एक रिलेशन जो आपको पता होना चाहिए वो है कि r जो होता है वह 2f के इक्वल होता है। r इज़ इक्वल टू 2f, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वह फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं uv प्लस r की जगह हो जाएगा 2f, तो देखिए 2f लिखेंगे और f और है तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ r की जगह पे 2f रखेंगे तो हो जाएगा 2vf और माइनस uf, ठीक है, इजिकल्स टू r की जगह 2f रखेंगे तो हो जाएगा 2f और एक और f स्क्वायर और माइनस है vf, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस 2f vf को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2vf में से एक vf चला जाएगा तो vf बचेगा, uv और माइनस uf इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब आप जो है ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं मिरर फार्मूले पे, हम पहुंच गए। अब बस आपको ये करना है uv इज इक्वल्स टू uf को उधर ले आइए, ये हो जाएगा uf प्लस vf, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली यू हैव टू डिवाइड बाय uvf, आपको uvf से डिवाइड करना है। तो देखिए uv जो है इसको डिवाइड करिए uvf से, दिस साइड, उस साइड भी करिए uf डिवाइडेड बाय uvf प्लस vf डिवाइडेड बाय uvf, ओके। Now you see this is uv, uv, uf, uf, vf, vf. So this will be 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. Okay. And this is the formula for the focal length. This is the relation between the focal length, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, और इसे कहा जाता है मिरर फार्मूला। दिस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डिराइव द मिरर फार्मूला। अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन फार्मूला की। मैग्निफिकेशन जो है हमने देखा था वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है एंड दैट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है कि नहीं, ये फार्मूला है। अब आप देखिए यहाँ पर दिस इज spherical mirror, this is pole, this is center of curvature, this is focus and यहाँ ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, light rays incident like this and passes through focus and अच्छा इसमें अब हम एक ऐसा कर सकते हैं कि चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। ये ऐसा ले लिया हमने, ठीक है ना, लाइट रे विल रीट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, यहाँ पर ये आ जाएगा, क्लियर। अब ये ए बी है, ठीक है ना, ये m है, ये यहाँ पर n है, ठीक है। अब आप देखिए कि हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो लेना है। तो अभी देखिए आपने जो दो ट्रायंगल लिए थे, जैसे आपने ये वाला लिया था, इसको ये b डैश है बेटा, है ना, और ये a डैश है, ये c है और ये क्या है, f है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी बी अपॉन सी बी डैश, सी बी अपॉन सी बी डैश,
ठीक है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी बी डैश। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश सी बी अपॉन सी बी डैश, ये हमने कर लिया। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, और इस वाले में ट्रायंगल में एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ बी डैश, एन एफ अपॉन एफ बी डैश। ओके, एन एफ अपॉन एफ बी डैश। क्लियर है इतना? इसको हम इक्वेशन, अच्छा अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एम एन की जगह हम, आपको पता है एम एन के प्लेस पे हम ए बी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी, ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू एन एफ, एन एफ को हम पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ अपॉन एफ बी डैश। और इसके बाद अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ हम एक और रे ले रहे हैं ना, ले सकते हैं हम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमने एक और रे ऐसी ली है, ठीक है, ये मैं सॉलिड बना दूंगा, ये इस तरह से ली है, जो कि यहाँ से होकर जाएगी, जो कि इस पॉइंट से होकर जाती है। ठीक है, ये इस तरह से रे ली। ये जो है, आप ध्यान से समझिएगा, ये जो है जो इस तरह से गई है, हाँ, इस तरह से जो रे जा रही है, ठीक है, ये जो रे है, अब आप यहाँ एक और ट्रायंगल देख रहे होंगे, ये है, देखिए इस तरह का ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये है ए बी पी और ये है ए डैश बी डैश पी। ये दो ट्रायंगल ऐसे दिख रहे होंगे आपको, है ना, ये ए बी पी और ए डैश बी डैश। इन ट्रायंगल्स में आप कह सकते हैं कि अगर अपन ए बी अपॉन ए डैश बी डैश लेते हैं, या इनफैक्ट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लेते हैं, देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ध्यान से समझिएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए डैश बी पी बी डैश अपॉन पी बी, पी बी डैश अपॉन पी बी। सही बात है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी बी डैश अपॉन पी बी। यहाँ पर ए डैश बी डैश जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज। सही है ना? ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है यहाँ पर, ये जो अपन ने मैथमेटिक्स इसके पहले किया है, एक्चुअली उसके बिना ही हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ए डैश बी डैश जो है हाइट ऑफ इमेज है, लेकिन वो क्या है, वो माइनस है, नेगेटिव है। सही है, दैट इज़ नेगेटिव, डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज़ इक्वल टू पी बी डैश। पी बी डैश क्या होगा, वो होगा माइनस वी। ठीक है, डिवाइडेड बाय पी बी, पी बी इज़ माइनस यू, माइनस यू। क्लियर है इतना? आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। आप फिर से एक बार याद रखिए, हाइट नेगेटिव इसलिए लिए क्योंकि नीचे है वो, ठीक है ना। अब यहाँ से आप हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, और वह जो होता है आपको पता है यही मैग्नीफिकेशन होता है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली डिराइव द एक्सप्रेशन for magnification in case of spherical mirrors. So I hope that you understood this derivation. Now we are going to start the next topic, which is refraction of light. Now see, light is an electromagnetic wave which we studied in previous chapter, and in that we studied that light, it doesn't need a medium for the propagation, है ना, ये हमने पढ़ा है। लेकिन भले ही उसे मीडियम नहीं चाहिए, पर जब वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रैवल करती है तो क्या होता है कि लाइट जो होती है उसकी लाइट जो होता है उसकी स्पीड जो है वह क्या होती है, वह डेफिनेटली वेरी करती है ना, इट्स स्पीड डेफिनेटली वेरीज। ओके, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ
द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम। क्या होता है कि जो लाइट होती है वह ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम, लाइट जो होती है वह जब मूव करती है किसी मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो डेंसिटी के बेसिस पे उसकी स्पीड चेंज होती है। ऑब्वियस है कि अगर लाइट जो होती है वह डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड जो है वह स्लोअर हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर वो लेस डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वह जो है वह ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है। और लाइट जो है एयर या वैक्यूम में जो उसकी स्पीड होती है, एयर और वैक्यूम में, वह फास्टेस्ट होती है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टेस्ट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वह फास्टेस्ट होती है थ्रू एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम से, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो ऑब्वियसली जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो देयर इज़ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, देयर इज़ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, देयर इज़ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, ओके, राइट। So there is change in the speed of light and because of that what happens। अब मैं आपको एक सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर ऐसे वॉक कर रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं, मान लीजिए वॉकिंग थ्रू एयर, है ना, हवा में चल रहे हैं, अगर हवा में नहीं चल रहे, वॉकिंग थ्रू एयर, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए नीज़ तक पानी है, घुटनों पानी है, और उसमें अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और उतने ही एफर्ट्स लगा रहे हैं जितने आपने एयर में लगाए थे, तो आप कह सकते हैं उसको वॉकिंग थ्रू वाटर। अब आप अगर सेम एफर्ट्स लगाकर आप एयर में चल रहे हैं और उतने ही एफर्ट्स लगाकर अगर आप वाटर में चल रहे हैं, तो याद रखिएगा आप जो है वाटर में, आपने अनुभव भी किया होगा, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि वाटर में आप उतना तेज़ी से नहीं चल पाएंगे, या क्योंकि स्पीड तो कम हो जाएगी, एफर्ट सेम लगाया आपने तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, स्पीड कम हो जाएगी। उसके कारण आप जो है ना जैसे जा रहे थे वैसा नहीं जा पाएंगे। इनफैक्ट आप आपके पाथ से क्या हो जाएंगे, थोड़े से डेविएट हो जाएंगे, है ना। सो यू विल गेट डेविएट फ्रॉम योर पाथ। सो व्हाट हैपन्स दैट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, then there is change in the speed of light, and because of that what happens, there is bending of light, there is bending of light, okay, and this bending of light is called refraction of light। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, रिफ्लेक्शन में अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, याद रखिए रिफ्लेक्शन के दौरान जो है स्पीड, अगर मीडियम तो चेंज हुआ नहीं होगा तो स्पीड जो रहती है वो सेम बनी रहती है, और एक और क्वांटिटी है जो कि सेम बनी होती है, वह होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। क्योंकि याद रखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स, है ना। वो क्या होती है, वह सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, और क्योंकि वह सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है इसलिए वह परिवर्तित नहीं होती है। इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए था। अब हम बात करते हैं आगे एक्सक्यूज़ मी, अब हम आगे बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। हम आगे इसको और डिटेल में देखते हैं। आपको पता है 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं, है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब आप देखिए, अगर आप मानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इसमें v1 है, इसमें v2 है ना, तो
क्या होता है कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम फर्स्ट मीडियम, लेट इट बी फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज बी सेकेंड मीडियम, सो वी राइट 1 म्यू 2, ओके 1 से 2 में जब लाइट जाती है 1 म्यू 2, सो दिस इज इक्वल्स टू sin I upon sin R. Ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction. Ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is always a constant, and this constant is called refractive index. इस constant को क्या कहा जाता है? refractive index. ठीक है ना, उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। क्लियर है इतना? अब अगर हम 1 म्यू 2 की बात करते हैं, सो दैट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, इट इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। क्लियर है? 1 म्यू 2 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर एंड दैट इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। अब ये v1 अपॉन v2 क्या है? याद रखिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, इसको हम कहते हैं v1 अपॉन v2। दिस इज कॉल्ड v1 अपॉन v2, ठीक है। इसी तरह जब लाइट अगर सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही होगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उस समय हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका पाथ हमने रिवर्स कर दिया, मान लीजिए यहाँ हमने एक ऐसा मिरर लगा दिया, ठीक है, या चलिए छोड़िए इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, है ना, आप तो समझिए 1 म्यू 2 जो है साइन आई अपॉन साइन आर एंड दैट इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, ठीक है। अगर मान लीजिए लाइट सेकेंड से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, मान लीजिए सेकेंड मीडियम है फर्स्ट मीडियम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रही है, और ये तो आपको समझ में आ गया कि 1 म्यू 2 जो है वो v1 अपॉन v2 होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है। अब मान लीजिए आप क्या करते हैं, सेकेंड से फर्स्ट में भेजते हैं लाइट को, और जब आप लाइट को सेकेंड से फर्स्ट मीडियम में भेजते हैं उस समय क्या होता है, उस समय ये होता है कि आप देखेंगे यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये v1 है, ये v2 है, ये v1 है, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ 2 म्यू 1, है ना, मतलब 2 से 1 में लाइट जा रही है, इट इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2 अपॉन v1, दैट विल बी v2 अपॉन v1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, एंड दैट इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 1 म्यू 2, अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 म्यू 2 कितना था, है ना, ये है v1 अपॉन v2, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा भी देता हूँ, ये तो मैंने बताया। बाकी लॉ जो है, इस वाले लॉ को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। व्हाट डू वी कॉल इट, इट इज़ कॉल्ड स्नेल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इसे स्नेल्स लॉ कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखिए ये और ये 1 म्यू 2 और ये 2 म्यू 1, है ना, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इफ़ यू मल्टीप्लाई देम, तो ये हो जाएगा 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v1, ठीक है ना, v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v1, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी कि 1 म्यू 2 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 म्यू 1, ठीक है। तो ये जो है यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक। अब यहाँ इतना आप अगर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है स्नेल्स लॉ है, ये बेसिक है रिफ्रैक्शन का, जो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। देखिए रिफ्रैक्शन के दौरान भी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है। देखिए आपको पता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो जो स्पीड है वो तो चेंज होगी, डेफिनेटली स्पीड चेंजेस, लेकिन देखिए आपको एक रिलेशन हमने डिस्कस किया था, c इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो स्पीड भले ही चेंज हो जाए, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है तो चेंज कौन होता है, चेंज होती है वेवलेंथ, ठीक है। मतलब क्या होगा कि
आप इसको ऐसा समझिए कि आप जो है 1 मिनट में 20 कदम चलते थे, ठीक है, ये आपने डिसाइड करा था, ठीक है, जब आप एयर में जा रहे थे तब भी और जब वाटर में जा रहे हैं तब भी, ठीक है। अब हुआ ये कि सेम एफर्ट्स लगाकर जब आप मूव कर रहे हैं एयर में, तो आपके एक कदम की जो लेंथ है ना, जो उसकी एक कदम की लेंथ है, वो लेंथ जो थी पहले 1 मीटर थी, लेकिन फिर वो कितनी हो गई, फिर मान लीजिए कि वो हो गई 1 मीटर से 0.5 मीटर, क्योंकि आप वाटर में चले गए, क्योंकि आप कदम उतने दूर दूर जा नहीं पाएंगे वाटर में। आई बात समझ में? तो अगर ऐसा होता है, इफ़ इट हैपन्स, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा, इसका सीधा सा मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वेवलेंथ कम हो गई, उसके कारण स्पीड कम हो गई, फ्रीक्वेंसी वही रही। आप जितने कदम लेते थे, 20 कदम अगर ले रहे थे तो उतने ही कदम ले रहे हैं, लेकिन आपके कदमों की जो लंबाई है वो कम कर दिया आपने, है ना, मतलब जो स्टेप्स हैं उसकी लेंथ जो है कम हो गई। और अगर स्टेप्स की लेंथ कम हो गई तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसका इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। 1μ2 इक्वल्स टू 1/2μ1। आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद रिफ्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी हैं, जैसे हम एक रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो हम देख लेते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब की अगर हम बात करते हैं, ये ग्लास स्लैब है मान लीजिए, और यहाँ पर लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होती है और ये परपेंडिकुलर है और ये इस तरफ बैंड हो जाती है, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो d है, या थिकनेस इसको t ले लेते हैं, थिकनेस t ले लेते हैं, और थिकनेस नहीं है एक्चुअली, इसकी चौड़ाई ही है, विड्थ दी है, तो d ले लेते हैं, ओके। और फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ये जो है इस तरह से बाहर निकल जाता है और ये ऐसा चला जाता है, ठीक। इसके बाद ये ऐसा हो जाता है। अब अगर आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस तरह से, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर जो है इसको क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए, ये एंगल I है, ये एंगल R हो जाएगा, ठीक है, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, है ना। इसको A, B, C, D ऐसा हम नाम दे सकते हैं, क्लियर है। और ये अगर R1 है तो ये भी R1 ही होगा, ठीक है। और इसको एंगल ऑफ इमरजेंस हम कह सकते हैं, ठीक है ना, इतना हम कर सकते हैं। अब मैं आपको, अच्छा, इसको R1 की जगह R ही लिखें, क्या दिक्कत है ना, R ही लिख देते हैं, इसको क्या फ़र्क पड़ता है ना, दोनों इक्वल तो हैं ही, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझिए कि इसमें मैं आपको एक डेरिवेशन और है कि शो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस, वो मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो 10th में मैंने करवाया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ, उसकी बजाय मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लेटरल शिफ्ट हम कैसे निकालते हैं। 10th में ये डेरिवेशन कराते नहीं है, तो मैं वो आपको बताता हूँ, वो ज़्यादा काम का है, लेटरल शिफ्ट कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये R है, ये एंगल R है, ठीक है कि नहीं, तो ये डेफिनेटली, अच्छा, ये एंगल I है ना, तो ये एंगल I है यदि, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, अगर ये I है तो ये एंगल भी I होगा, सही है ना, ये भी एंगल I होगा, ठीक है, ये एंगल भी I होगा। अब इसके बाद ये R है, तो ये जो है ये I माइनस R हो जाएगा, देखिए इतना, क्योंकि ये पूरा I है और ये R है, तो ये हो जाएगा I माइनस R, दिस विल बी I माइनस R, क्लियर है। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ट्रायंगल ABC लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ABC अगर मैं लेता हूँ, यहाँ मैं लेता हूँ, हमें क्या करना है, हमें ये D को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हम 10R ले लेते हैं,
ठीक है, टेन आर। तो टेन आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ से हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा बी सी अपॉन टेन आर, बी सी अपॉन टेन आर। बी सी कितना है, बी सी है डी, तो ए बी जो है वह डी अपॉन टेन आर आ जाएगा। ठीक है, ए बी इज़ डी अपॉन टेन आर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब हमारे पास में क्या आ गया है, ए बी आ गया है। देखिए ए बी हमारे पास आ गया है ना। और सॉरी, मैंने शायद बी सी निकालना था ना, हमें बी सी निकालना था, सॉरी। तो बी सी ए बी टेन आर आ जाएगा, ये गलती कर दी हमने, है ना। बी सी निकालना है हमें, ठीक है। अब बी सी क्यों निकालना है वो मैं बताता हूँ आपको। बी सी क्या आ जाएगा, ए बी टेन आर। ए बी कितना है, ए बी है डी, तो हम इसको डी टेन आर भी लिख सकते हैं, डी टेन आर। ठीक है, इक्वेशन 1 दे दीजिए इसको। इसके बाद बी सी को आपने बी सी निकाला था यहाँ, है ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब देखो एक काम करते हैं, हम इस ट्रायंगल में ही हम अब ले लेते हैं। देखिए हम है ना, इस ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है ये और ये वाला, इन दोनों में कॉमन साइड देखते हैं। वो क्या है, AC है, कॉमन साइड इज AC। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अगर परपेंडिकुलर, अगर हम एंगल ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, ये 90 है ना, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन क्या होता है, कॉस होता है। तो हम ले लेते हैं कॉस आर। कॉस आर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बेटा, AB, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस क्या होगा, वो होगा AC, AB अपॉन AC। अच्छा, हमें AB पता है कि D है, तो हम AC निकाल लेते हैं। AC क्या आ जाएगा, D अपॉन कॉस आर, है ना। हमें एक्चुअली मुझे लगता है शायद AC की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बताऊंगा क्यों, है ना। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये इस वाले रिलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। ठीक है, चलिए जो भी है। अब ये ट्रायंगल लेते हैं ACD। इस ट्रायंगल ACD में हम क्या करते हैं, हम यहाँ देखिए, अब हमें ना ये चाहिए और ये हमें मिल गया कॉमन। तो देखिए ये है परपेंडिकुलर और ये है ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन होता है साइन। तो साइन हम ले लेते हैं क्या, I माइनस आर, साइन I माइनस आर। वो हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज CD, और हाइपोटेनियस दैट इज AC। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, AC चाहिए, तो AC क्या आ जाएगा, देखो बच्चों, AC आ जाएगा CD कितना है, CD तो अपन निकालना है ना। CD अपॉन क्या आएगा, साइन I माइनस आर। ठीक है, बराबर है, ये आपके पास में AC भी आ गया। इसको आप देखिए इक्वेशन 3 है। अब AC और AC इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, है ना। दोनों तरफ AC है, हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा D अपॉन कॉस आर, D अपॉन कॉस आर, एंड दैट इज इक्वल्स टू CD अपॉन साइन I माइनस आर। अच्छा, CD तो हमें निकालना है लेटरल शिफ्ट, तो CD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, D इंटू साइन I माइनस आर, साइन I माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। ठीक है, तो याद रखिए कि इस तरह से आप ये एक रिलेशन निकाल सकते हैं CD का इन टर्म्स ऑफ आपका साइन I माइनस आर, ये साइन I माइनस आर, और क्या आएगा, और कॉस आर। ठीक है, तो इससे एक और बात पता चलती है कि ये जो है CD, यह D पर डिपेंडेंट है। मतलब लेटरल शिफ्ट जो होता है वो इसकी विड्थ पर डिपेंडेंट होता है। जितनी ज़्यादा विड्थ होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, यह लेटरल शिफ्ट होगा। ठीक है, आई होप दिस डिस्कशन इज क्लियर टू यू।